नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो सेशन होने वाला है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में होने वाला है, जिसे गुप्तोत्तर काल भी कहा जाता है। आज का जो सेशन है वो विभिन्न एग्ज़ामों जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस या फिर जो यूपी ट्रिपल एक्ससी के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एंड जो जीआईसी प्रवक्ता, लेक्चरर, अन्य सभी एग्ज़ामों में जहाँ पर इतिहास का पोर्शन पूछा जाता है उनके लिए ये जो वीडियो होने वाली है वो अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोगों में से जिन्होंने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए। और ये साथ ही साथ इंस्टाग्राम का जो हमारा पेज है उसको आप लोग लाइक करिए और ज्वाइन करिए। जो बेहतर पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और साथ ही साथ फेसबुक पेज से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है वो पोस्ट गुप्तन पीरियड के बारे में होने वाला है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने इस लेक्चर की तरफ। तो जो गुप्तोत्तर काल है उसे पोस्ट गुप्ता पीरियड भी कहा जाता है और अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पुष्यभूति वंश को और वर्धन वंश को मेनली डिस्कस करेंगे इस वाले अपने सेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि स्कंदगुप्त जो शासक था गुप्त वंश का, उसके पश्चात जो गुप्त वंश की जो सत्ता थी उसका क्रमिक पतन आरंभ हो जाता है, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद ऐसा कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो गुप्ता पीरियड द्वारा जो बनाई गई उसकी जो सल्तनत थी उसको अच्छे से संभाल सके। तो इसलिए उसके बाद के जो शासक हुए हैं वो उतने प्रतापी नहीं रहे जितने प्रतापी चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम, साथ ही साथ समुद्रगुप्त ऐसे विजेता नहीं रहे। तो इसलिए जो गुप्त वंश है उसकी सत्ता का क्रमिक पतन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जो होता है कि गुप्तों का जो प्रभाव क्षेत्र था वो सीमित होना स्टार्ट हो जाता है। कि जैसे ये बड़े बड़े राज थे, इनके अंतर्गत छोटे छोटे प्रांतों में ये जो राज्य हुआ करता था वो विभक्त था। और जब कोई सेंटर लेवल पर जब कोई स्ट्रांग शासक नहीं रहता है तो राज्य में जो छोटे छोटे जो राज्य रहते हैं ये अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। ठीक, क्योंकि ये जो सेंट्रल लेवल की जो सरकार है वो कमज़ोर है तो वो इनसे मुकाबला नहीं कर पाती है और ये एक एक करके सब स्वतंत्र होते जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो ओवरऑल जो राज्य होता है वो छोटा होता चला जाता है, उसकी जो सीमाएं हैं वो सीमित होती चली जाती हैं। तो बेसिकली यही जो पैटर्न था वो गुप्ता पीरियड द्वारा जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उनमें देखने को मिलता है। हुण नेता जो तीरमण था, हुणों का नेता जो तीरमण या फिर उसे मिहिरकुल नाम से भी जाना जाता है, कि आक्रमण ने जो गुप्त वंश है उसको बहुत ही क्षति पहुंचाई। जो परवर्ती जो गुप्त सम्राट हुए उनको मालवा में यशोवर्मन का जो उदय हुआ उसकी वजह से जो गुप्ता एम्पायर था उनकी जो सीमाएं थी वो छोटी होती चली गई, क्योंकि ये एक एक करके अपना जो राज्य था उसे ये लोग बढ़ाते चले गए। ठीक, फलता हुआ क्या कि ओवरऑल लास्ट में रिजल्ट क्या आता है कि जो गुप्त साम्राज्य है वो सिकुड़कर एक छोटा सा स्थान रह जाता है, कि उनका राज्य बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, और छोटे होने से क्या हुआ कि अन्य जो छोटे छोटे राज्य हैं वो फिर उभर कर सामने आते चले गए। ठीक, और जिससे क्या हुआ कि क्षेत्रीय जो शक्तियां हैं उनका प्रादुर्भाव होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसी के साथ हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगला है कि जो पुष्यभूति वंश था उसकी स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना पुष्यभूति वर्धन द्वारा की गई थी। और पुष्यभूति जो वंश है उसका जो सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो उसका सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन था।
हर्षवर्धन के समय में कौन कौन से जो चीनी यात्री भारत आए थे? तो हर्षवर्धन के राज दरबार में ह्वेनसांग आया था। जो ह्वेनसांग है, इसके द्वारा जो लिखी हुई जो बुक है वो इतिहास को जानने के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो ह्वेनसांग की पुस्तक है उसका नाम आप लोग बताएंगे, क्योंकि ह्वेनसांग की पुस्तक के बारे में हम लोगों ने जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री थी, हिस्ट्री के जो स्रोत थे वहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है। जो ह्वेनसांग था, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने सालों तक रहा? तो वो 14 सालों तक रहा। ठीक है, वो देखने को मिलता है कि वो 14 साल तक भारत में रहा और यहाँ पर भ्रमण किया, और उसने जो यहाँ की सामाजिक आर्थिक जो उस समय की स्थिति थी उसके बारे में उसने अपनी किताबों में लिखा है। जो नागानंद था वो रचनाकार था, और वो किनके राज दरबार में था? तो वो हर्षवर्धन के राज दरबार में नागानंद थे। नागानंद की जो पुस्तक थी उसका नाम आप लोग बताएंगे। ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर का जिक्र किया था। तो उस प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो वो मथुरा था। और ये ह्वेनसांग की फोटोज है। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये जो नाटक हैं, इन नाटक को किसने लिखा है? तो जो ये नाटक है इनको हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा है। जो हर्षवर्धन राजा थे उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, 3 नाटक लिखा। उन 3 नाटक का नाम कौन कौन सा था? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है। और यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो नागानंद है उसकी रचना किसने की थी? तो वो हर्षवर्धन ने की थी। गुर्जरों का जो गुर्जर थे वो किस शासक से पराजित हुए थे? तो गुर्जर को पराजित जो करने वाला जो शासक था वो कौन था? वो हर्षवर्धन था। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो जो ह्वेनसांग की जो पुस्तक थी उसका नाम सी यू की था। तो सी यू की से क्या कर है कि हर्षवर्धन के समय का जो इतिहास है वो सी यू की ग्रंथ में लिखा गया है। तो इसलिए जो ह्वेनसांग है इनको हम लोग इतिहास में याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हर्षवर्धन का जो इतिहास है वो हम लोगों को ज्ञात हो पाया। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो ह्वेनसांग ने शिलादित्य हर्षवर्धन को कहा था। हर्षवर्धन की जो उपाधि थी वो किसकी थी? वो शिलादित्य की थी। ये तथ्य हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ था। गुप्त वंश के हास्य के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो वो हर्षवर्धन था, क्योंकि जो परवर्ती गुप्त सम्राट थे तो वो उनकी शक्ति क्षीण होने लगी थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ था कि जो छोटे छोटे राज्य हैं वो उभर कर इतिहास में दिखना शुरू हो जाते हैं। तो बाद में जब हर्षवर्धन आता है तो हर्षवर्धन उन सभी राज्यों को पुनः जीत लेता है और उनको जीत करके एक साम्राज्य का निर्माण करता है, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम जैसे बड़े साम्राज्य को ये बनाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो जो चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय था उसको पराजित करने वाला जो शासक था वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा गया है? तो द्वितीय जो अशोक हर्षवर्धन को कहा गया है। और बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो वो हर्षवर्धन के थे। हर्षवर्धन के राज दरबार में बाणभट्ट रहते थे, और बाणभट्ट की जो पुस्तक है उसका नाम आप लोग बताएंगे। कुंभ मेला जो है को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिणवर्ती जो आग्रगमन को किसने रोका था? तो वो पुलकेशिन फर्स्ट सेकंड ने था। कि जब नर्मदा नदी के तट से जब दक्षिण की ओर जब हर्षवर्धन अपनी सेना लेकर बढ़ा तो उसका युद्ध किससे हुआ? पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। और जब पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का जब युद्ध होता है तो इसमें कौन जीतता है? पुलकेशिन द्वितीय जीतता है, हर्षवर्धन वहाँ हार जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इतिहास में बार बार पूछा जाता है
कि जो पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के तट पर कौन जो सम्राट ने पराजय प्राप्त की थी, तो वो थे हर्षवर्धन। ठीक है। तो हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण शहर उत्तर भारत का कन्नौज हुआ करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था, तो वो धार्मिक सभा प्रयाग में करता था। और प्रयाग आधुनिक में जो इलाहाबाद है, उसी नगर को प्रयाग या प्रयाग कहा जाता है। वर्धन वंश की राजधानी जो थानेश्वर थी, किस प्रदेश में स्थित है, तो वो हरियाणा में स्थित थे। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना की थी। और ये किसके उपलक्ष्य में इन्होंने हर्ष संवत की स्थापना की थी, तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इन्होंने हर्ष संवत की स्थापना की थी। कवि जो बाणभट्ट था वो कहाँ का निवासी था, तो वो थानेश्वर का ही था। और जो बंगाल है, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था, तो वो शासक का नाम शशांक था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था, तो वो हर्षवर्धन था। और हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, कौन कौन से, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये 3 नाटक हर्षवर्धन ने लिखे हैं। जो हर्षचरित पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई है, तो वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के राज दरबार कवि हुआ करते थे। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है, तो हर्ष के समय की जो सूचना है वो कलहड़ की जो पुस्तक है उनमें अलंकृत है। हर्ष के समय की जो विस्तृत सूचना है उनके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से भी प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जो कुछ इतिहास है वो सियूकी ग्रंथ में है, जो कि ह्वेनसांग ने लिखा है। और जो इतिहास है वो कलहड़ की राजतरंगिणी में भी देखने को मिलती है। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी वो कौन सी थी, तो उनकी राजधानी कन्नौज हुआ करती थी। सम्राट हर्ष ने अपनी जो राजधानी है थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो वो स्थानांतरित उन्होंने करी थी कन्नौज से। जो सम्राट हर्षवर्धन थे वो 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन उन्होंने कहाँ कहाँ किया था, तो वो पहला स्थान था कन्नौज और दूसरा था प्रयाग। इन 2 स्थानों पर उन्होंने धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। अन्य धर्मों उस समय क्या था कि जो धर्म थे वो विभिन्न धर्म आपस में क्या हो रहा था कि उनका युद्ध टाइप का चल रहा था कि हाँ कौन सा धर्म उस समय सबसे फेमस होगा। ठीक, तो उस समय में ये था कि जो महायान धर्म है, बौद्ध की एक शाखा है जो महायान धर्म की है, उसकी उत्कृष्टता में हर्षवर्धन का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि हर्षवर्धन ने प्रमोट किया था महायान धर्म की, बौद्ध धर्म की महायान शाखा को इन्होंने प्रमोट किया। और इन्होंने जो महायान शाखा है उससे संबंधित जो बौद्ध आचार्य थे उनको बुला करके एक विशाल सभा का आयोजन ये करवाते हैं। और इसी सभा की अध्यक्षता किसने करी थी, तो इसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने करी थी। ठीक है। और हर्षवर्धन के समय ही हर 5वें वर्ष में प्रयाग में संगम क्षेत्र पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। तो ये हर्षवर्धन के समय का था। अगला है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो वो विश्वविद्यालय का नाम कौन सा था, वो नालंदा था, जो कि वर्तमान में बिहार में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, देख लीजिए कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था, तो वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा तक्षशिला, विक्रमशिला, सी ऑप्शन है मगध, चौथा है नालंदा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नालंदा हो जाएगा। और जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो वहाँ के जो कुलपति थे वो कौन से थे, वो थे शीलभद्र। और शीलभद्र जो थे वो बौद्ध धर्म में के बहुत ही बड़े उस समय के वो आचार्य हुआ करते थे। अगला जो क्वेश्चन है कि चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं, तो ये
इंतु से करते हैं। तो भारत का नाम वो क्या लिखते हैं, इंतु लिखते हैं, इन तू। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान था। भारत के सबसे प्राचीन विहार हैं तो कहाँ है? नालंदा में है। नालंदा कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर काल में जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कौन सा था? क्योंकि उस समय सबसे जो फेमस सिटी उत्तर भारत की थी वो थी कन्नौज। तो कन्नौज ही उस समय का व्यापारिक केंद्र भी था, इसीलिए ये इतना फेमस शहर हुआ करता था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का जो मूल स्थान था कहाँ था? तो वो प्रतिष्ठानपुर था। और यही प्रतिष्ठानपुर कन्नौज के आसपास के क्षेत्र के पास ही ये स्थापित था। नालंदा की जो मुद्रा पर क्या लिखा गया है? तो नालंदा की मुद्रा पर लिखा है श्रीहर्ष। ठीक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसके देख लीजिएगा। और यह क्या है कि कौशेय, कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो वो रेशम के लिए किया जाता है। और ये कौशेय शब्द गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल दोनों में देखने को मिलता है। रेशम के लिए जो शब्द है वो कौशेय था। हर्षवर्धन की जो दो मुद्राएं फेमस थी, नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई थी ये दोनों मुद्राएं। और ये मुद्राएं जो थी वो तांबे धातु की थी। और उनमें से क्या हुआ कि जो सोनीपत की जो मुद्रा थी उस पर क्या अंकित था? तो उस पर शिव का वाहन नंदी अंकित था। सोनीपत के जो तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हर्षवर्धन काल के, उस पर एक टेबल है कि चीन से भारत आने वाले जो प्रमुख यात्री थे उनके बारे में। तो उस टेबल में देख लेते हैं कि जो फायान आया था, तो फायान आया था 405 से लेकर के 411 ईस्वी में। और ह्वेनसांग कब आया है? 630 से लेकर 643 ईस्वी तक। और इत्सिंग जो आया है वो 671 से लेकर 695 ईस्वी के बीच। ठीक, तो ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग करवा लेता है कि हाँ कालक्रम के अनुसार इनको लगाइए। तो पहले नंबर पे फायान आएंगे, दूसरे पर ह्वेनसांग आएंगे, 3 नंबर पे इत्सिंग आएंगे। और जो फायान आएंगे वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आएंगे और यह चीन से आने वाला प्रथम भिक्षु था। दूसरा है कि हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आएंगे और क्या था, इत्सिंग उनके बाद आते हैं समुद्री मार्ग से। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख ही चुके हैं कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के आया था, सम्राट हर्ष के आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के। तो आपका उत्तर जो सही हो जाएगा ह्वेनसांग के लिए, सम्राट हर्षवर्धन के समय में ये भारत आए थे। तो अभी हम लोग बात करते हैं कि जो गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल का जो स्थापत्य था, आर्किटेक्चर था, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किन शासकों ने खजुराहो मंदिर की स्थापत्य के निर्माण में सहयोग किया था? तो वो शासक थे चंदेल। ठीक है, चंदेल शासक ने खजुराहो की जो मंदिर स्थापत्य है उसके निर्माण में सहयोग किया था। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में सहयोगी कौन थे? तो सहयोगी थे चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान वंश या फिर परमार वंश। तो ये थे चंदेल। और जो खजुराहो पड़ता है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए हैं? तो वो परमार थे, मौर्य थे या फिर चंदेल थे या फिर होलकर थे? तो ये कौन से थे? तो ये आपके चंदेल थे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि एलिफेंटा की जो गुफाएं थी वो मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के प्रयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो ये शैव धर्म से संबंधित थी। जो एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित थी। और ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न में से किन मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो वो जो शैव संप्रदाय है, शैव धर्म है, उनके लिए बनाई गई थी। तो आपका आंसर शैव धर्म हो जाएगा। और जो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ देखने को मिलती हैं? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के पास देखने को मिलती है। मुंबई जो है उसके तटवर्ती इलाके में समुद्र में देखने को मिलता है,
थोड़ा सा आपको वाटर में जाना पड़ेगा। उसके बाद एक द्वीप मिलता है एलिफेंटा द्वीप, और उसी द्वीप पे एलिफेंटा की गुफाएं स्थित हैं। और इन जो प्रसिद्ध गुफा मंदिर का जो निर्माण था वो किन शासकों द्वारा करवाया गया था, तो वो थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे उन्होंने एलिफेंटा जो मंदिर थे उनको इन्होंने बनवाया था। अगला है कि खजुराहो मंदिर से संबंधित है, तो खजुराहो जो मंदिर है वो किससे संबंधित है, तो वो हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का जो मातंगेश्वर जो मंदिर है वो किसको समर्पित है, तो वो शिव को समर्पित है। आबू का जो जैन मंदिर है वो किससे बना है, तो ये संगमरमर से बना हुआ है। और इस मंदिर का नाम और क्या देखने को मिलता है, तो ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर के नाम से भी फेमस है। और जो आबू स्थान पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, आधुनिक राजस्थान में पड़ता है। और इनका जो निर्माण करने वाले कौन थे, तो वो सोलंकी वंश जो था चालुक्य का जो सोलंकी वंश था उनके शासक भीम प्रथम के द्वारा उनके जो सामंत थे बिमल शाह, उन्होंने क्या हुआ था कि जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर था उसका निर्माण उन्होंने करवाया था। और ये क्या था कि संगमरमर था, पूरा संगमरमर से ये मंदिर बनाया गया था। तो इसी के लिए इसकी जो प्रसिद्धि है वो बहुत अधिक है। अगला जो क्वेश्चन है कि पालीताड़ा का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो भावनगर गुजरात में स्थित है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। और एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय जाता है चालुक्यों को, चोलों को, पल्लवों को या फिर राष्ट्रकूटों को, तो वो राष्ट्रकूटों को जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि एलोरा की जो गुफाएं और शैलकृत जो मंदिर हैं वो किन धर्म से संबंधित है, तो वो हिंदुओं से भी संबंधित है, बौद्धों से भी संबंधित है और जैनों से संबंधित है। तो इसीलिए जो एलोरा की जो गुफाएं हैं मंदिर हैं वो तीनों धर्म से संबंध रखती हैं। अब आप लोग बताएंगे कि चूंकि वहाँ पे दो मंदिर हैं, अजंता एवं एलोरा, तो अजंता की जो गुफाएं और मंदिर हैं वो किस धर्म के लिए संबंधित है, किन धर्म से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये आया हुआ है यूपी पीसीएस प्री 1998 में कि एलोरा में जो गुफाएं और जो शैलकृत मंदिर हैं वो किन धर्म से संबंधित है, बौद्धों के, बौद्ध हम जैनों के, हिंदुओं और जैनों के, या फिर हिंदू बौद्ध और जैनों के। तो आपका सही आंसर लास्ट वाला हो जाएगा, हिंदू बौद्ध और जैनों के। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, तो राष्ट्रकूटों का संरक्षण जैन धर्म को प्राप्त था। इसीलिए जो सोलंकी वंश के जो शासक थे भीमदेव प्रथम, उनका नाम भीमदेव प्रथम था, और इन्हीं के जो सामंत थे वो थे बिमल शाह। इन्हीं के द्वारा दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर था वो बनवाया गया था। ठीक है। अजंता एवं जो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किन नगर में स्थित है, तो वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक। और मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, मोढेरा का जो शिव मंदिर है सूर्य मंदिर, वो किस राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है। और इसका जो निर्माण था वो सोलंकी वंश के शासक भीमदेव द्वारा ही करवाया गया था। तो भीमदेव द्वारा दो मंदिरों की स्थापना की गई। पहला मोढेरा का जो शिव मंदिर था वो, और दूसरा जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर था उनमें भी उनकी सहायता थी। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको किसने बनवाया था, तो उनको बनवाने वाले थे नरसिंह देव बर्मन। नरसिंह देव जो बर्मन थे वो किन वंश से संबंधित थे, तो ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। कोणार्क का जो सूर्य देव मंदिर है वो किसने बनवाया था, तो वो उनको बनवाने वाले थे नरसिंह देव बर्मन। और कोणार्क का जो शिव मंदिर है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो पुरी में देखने को मिलता है। और जो पुरी है वो क्या है कि उड़ीसा में देखने को मिलता है। और ये जो था कोस्टल सिटी किनकी है, तो ये बे ऑफ बंगाल की है। ठीक। तो ये आप लोग देख लीजिए,
ये है सूर्य मंदिर। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं कि जो पश्चिम भारत की जो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो वो शैलकृत गुफाएं 3 जगह देखने को मिलती है। नासिक में देखने को मिलती है, एलोरा में देखने को मिलती है और अजंता में देखने को मिलती है। किन वंश के शासकों द्वारा एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो वो राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। उनके द्वारा जो एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उनका निर्माण कराया गया था। और जो कैलाश मंदिर एलोरा का है वो शैलकृत मंदिर है। कहने का तात्पर्य ये है कि पूरी ये जो पर्वत था पूरी शैल थी, शैल मतलब चट्टान थी, चट्टान को ऊपर से काटना शुरू हुआ और काटते काटते क्या हुआ कि एक मंदिर उन्होंने बना डाली। ठीक, तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगा होगा, कि ये नक्काशी उस टाइम के जो आर्किटेक्ट थे वो कितने एडवांस रहे होंगे, जिन्होंने क्या हुआ कि पूरे शहर को काट करके एक मंदिर का निर्माण किया। वो जो कि एक अद्भुत नमूना है राष्ट्रकूट वंश के जो शासकों द्वारा उनकी स्थापत्य एवं कला का। तो एक क्वेश्चन है कि किस वंश के शासकों द्वारा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया है। ऑप्शन आपके पास देखने को मिल जाते हैं, राष्ट्रकूट, सातवाहन, मौर्य या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। तो ये ऑप्शन दे उत्तर सही हो जाएगा आपका राष्ट्रकूटों ने। लिंगराज का जो मंदिर अवस्थित है वो कहाँ है, तो वो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। लिंगराज मंदिर की अवस्थिति है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो वो भुवनेश्वर में आपको देखने को मिल जाएगा। जगन्नाथ जो मंदिर है वो भी उड़ीसा के पुरी जिले में देखने को मिलता है। और यहाँ इनकी जो प्रसिद्धि है, यहाँ पे जब इनकी क्या होता है, रथ निकलते हैं और रथ पे कौन विराजमान होते हैं, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भुवनेश्वर के पुरी के जो मंदिर हैं किस शैली में निर्मित है, तो वो नागर शैली में निर्मित है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का जो मंदिर है किसके द्वारा बनवाया गया है, तो वो पल्लवों द्वारा बनवाया गया है। नागर, द्रविड़ और बेसर जो हैं वो भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। तो मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैली हैं, कौन कौन सी हैं, तो वो एक नागर शैली है, जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं नागर शैली में बनते हैं। द्रविड़ शैली है जो दक्षिण भारत की एक प्रसिद्ध शैली है। और जो बेसर शैली है वो कौन सी है, वो नागर और द्रविड़ शैली है, वो दोनों को मिला करके बेसर शैली बनती है। तो ये मंदिर स्थापत्य की 3 प्रमुख शैलियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अंकोरवाट का जो विष्णु मंदिर है कहाँ स्थित है, तो अंकोरवाट का जो विष्णु मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं कहाँ स्थित है, तो दतिया मध्य प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर 108 जैन मंदिर बने हुए हैं। वो स्थान कौन सा है, वो सोनगिरी है। ये आप उसकी फोटो देख सकते हैं। अगला है कि जो विशाख दत्त हैं उनकी पुस्तक का क्या नाम है, उनकी पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, वो विशाख दत्त है। इस ग्रंथ से मौर्य काल का इतिहास और मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। विशाख दत्त के ही क्या कहते हैं कि पुस्तक से। कि कलाहड़ की जो राज तरंगड़ी है उसमें आपको कितने तरंग देखने को मिल जाते हैं, तो वो तरंग आपको देखने को मिल जाते हैं 8। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि जो राज तरंगड़ी है उसमें कितने तरंग आपको देखने को मिलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सौदरा जो नंद है वो किसकी रचना है, तो सौदरा नंद जो है वो अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष कौन थे, तो अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के राजदरबारी कवि थे। कनिष्क के जो राजदरबार में कौन थे, वो देखने को मिल जाते हैं अश्वघोष। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हर्षवर्धन है। ये आप लोग जान गए। इसके साथ साथ ही देखते हैं कि
कि जो प्राचीन भारत का ग्रंथ है जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, वो पुस्तक कौन सी है? तो वो पुस्तक है पंचतंत्र। पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसको 15 भारतीय भाषाओं और 40 से ज़्यादा विदेशी जो भाषाएं हैं उनमें इसका अनुवाद किया गया है। तो इसके जो रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की जो पुस्तक है उसको लिखा है। और ये जो थी कि भारत की सर्वाधिक बार जो अनुवादित होने वाली साहित्यिक पुस्तक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट कौन थे? तो आर्यभट्ट एक भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री हुआ करते थे। और आर्यभट्ट को जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसका जन्मदाता भी माना जाता है। तो त्रिकोणमिति का इतना पुराना संबंध है, ठीक है, जो मैथ बैकग्राउंड से हैं वो लोग इनको जानते होंगे। मनुस्मृति जो है मुख्यतः संबंधित किससे है? तो वो समाज व्यवस्था से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम मनुस्मृति है और जिसके जो लेखक हैं वो सम्राट मनु स्वयं थे। ठीक, तो मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता भी माना जाता है। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो वो कौन थे? तो वो आर्यभट्ट थे। एक क्वेश्चन है उसको आप लोग देख लीजिए। मैच द फॉलोइंग है कि जो एलोरा की गुफाएं हैं वो शक से पूछा गया है कि इसमें कौन सा सुमेल है। इसमें से जो भी मेल आपको सही लिखता है वो आप लोग बताएंगे। ठीक, कि एलोरा की गुफाएं शक शासकों द्वारा बनाई गई थी। मीनाक्षी जो मंदिर है पल्लवों द्वारा बनवाई गई थी। खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाई गई थी। और जो महाबलीपुरम है वो राष्ट्रकूट के राजा द्वारा बनाई गई थी। तो आप लोग बताएंगे। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि जो महाबलीपुरम के जो मंदिर है वो राष्ट्रकूटों द्वारा नहीं बनाया गया, उसको किसके द्वारा बनाया गया है? उसको पल्लवों द्वारा बनवाया गया है। तो पहला ऑप्शन कट हो गया। दूसरा है कि एलोरा की गुफाएं उस शक द्वारा बनाई गई थी, ये टाइम फ्रेम ही नहीं मिलता है, ये कट हो गई। मीनाक्षी जो मंदिर है पल्लवों द्वारा बनाई गई है ना, मीनाक्षी जो टेम्पल है वो किन शासकों द्वारा बनवाई गई है? आप लोग बताइए। ठीक है, तो वो बनवाई गई है चोलों द्वारा। ठीक है, तो 3 गलत हो गए आपके। तो तीसरा वाला आपका क्या सही हो जाता है? ठीक है, खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेल शासकों के सहयोग से बनाया गया था। ये आप लोगों ने अभी पढ़ा हुआ है। तो ये आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अगला हम लोग चर्चा करेंगे विविध। अब जो एंसेंट इंडिया के जो विविध प्रश्न जो कि छूट गए हैं हमारे इस डिस्कशन में, तो उनको हम लोग यहाँ पे एकत्रित करके यहाँ पे उसकी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि जो हितोपदेश है, हितोपदेश एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक नारायण पंडित हैं। एक पुस्तक नाट्य शास्त्र है, तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो उनके लेखक भरत मुनि हैं। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक क्या है कि सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। जो पूरा पाषाण काल है उसमें जो आदिमानव के मनोरंजन के साधन कौन थे? तो वो लोग शिकार करके अपना मनोरंजन करते थे, ये देखने को मिलता है। इतिहास का जो पिता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री, वो कौन है? तो वो हेरोडोटस है। महापाषाण की जो संस्कृति है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में हमें दक्षिण भारत में उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में प्रचलन था। तो वो क्या था कि बड़े पत्थरों से घेरी हुई समाधियां या कब्र का ये परिचय करवाती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये इसको हमेशा याद करके रखिए। वो चार्ल्स ब्लिंक्सन थे। चार्ल्स ब्लिंक्सन द्वारा जो भगवत गीता है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले यात्री करने वाला मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और इसकी पुस्तक का क्या नाम था? इसकी पुस्तक का नाम इंडिका था। ठीक है, अगला जो है कि क्वेश्चन कि चालकोलिथिक जो एज था उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग भी उसको कहा जाता है, चालकोलिथिक एज को। स्वप्नवास
स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? तो उसके लेखक भास हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था, रीजनिंग के लिए प्रसिद्ध था। अब एक क्वेश्चन दे, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है कि जो प्राचीन भारत की जो प्रथम पुस्तकें थी उनके लेखक हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो लेखक कालिदास द्वारा जो लिखे हुए जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक है रघुवंश, तो इसमें राजा रघु का वर्णन किया गया है। ऋतु संहार था, तो ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मेघदूत एक पुस्तक है, मेघदूत में बिरही यक्ष तथा उसकी प्रेमिका का वर्णन किया गया है। अब विक्रमोर्वशी एक पुस्तक है, उसमें उर्वशी एवं पुरुरवा के जो प्रेम है उनसे संबंधित ये पुस्तक है। होता यह है कि अभी पैटर्न एग्जाम का बदल गया है, ठीक। तो अब जो पुस्तकें पूछी जा रही हैं उनका जो मेन कैरेक्टर है उनसे भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं, तो इसीलिए ये सारा डिस्कस किया जा रहा है। तो आप लोग इनके जो मेन कैरेक्टर हैं उनको आप लोग याद करके रखिएगा। अगली पुस्तक इनकी जो कालिदास की है वो मालविकाग्नि मित्रम है। तो मालविकाग्नि जो मित्रम है उसमें शुंग वंश के शासक अग्निमित्र एवं उनकी प्रेमिका मालविका के बारे में वर्णन किया गया है, इसीलिए इस पुस्तक का नाम क्या है कि मालविकाग्नि मित्रम है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो पुस्तक है उसमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा उनकी प्रेमिका शाकुंतला के प्रेम का वर्णन किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अगले जो लेखक हैं वो हैं वत्स भट्टी। तो वत्स भट्टी की जो पुस्तक है वो है रावणवध। भारवी है, भारवी की पुस्तक है किरार तर्जनीय। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षसम दैवी चंद्रगुप्तम है। दांडनी की जो पुस्तक है वो काव्य दर्शन है। शूद्रक की पुस्तक का नाम मृच्छकटिकम है। और भास द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसमें स्वप्नवास वदता एवं प्रतिज्ञा योगंधरायण ये पुस्तक किसने लिखा है? भास द्वारा लिखा गया है। और भारतेहरि द्वारा क्या लिखा गया है? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो जितने भी शतक हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? और भ्रातहरि द्वारा लिखा गया है। वात्स्यायन द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो क्या है? तो वात्स्यायन वाला लिखित ग्रंथ न्यायभास और कामसूत्र है। न्यायभास एवं कामसूत्र की रचना किसने किया है? वात्स्यायन ने किया है। विष्णु शर्मा द्वारा जो लिखित ग्रंथ है वो पंचतंत्र है, जो कि भारतीय भाषाओं में सबसे ज़्यादा अनुवादित करने वाला जो ग्रंथ है वही पंचतंत्र है, जिसका 40 से अधिक जो विदेशी भाषाएं हैं उनमें इसका अनुवाद किया गया है। अगले जो लेखक है कामंदक है। कामंदक का जो किताब का नाम है वो है नीतिशास्त्र। भामा की जो ग्रंथ है उनको काव्य अलंकार कहा जाता है। अमर सिंह की पुस्तक अमरकोश है। चंद्रगोमिनी का पुस्तक का नाम चंद्र व्याकरण है। अगले जो लेखक है दंडी हैं। दंडी की जो किताब है उसको काव्यादर्श बोला गया है। ईश्वर जो कृष्ण है, ईश्वर कृष्ण ने संख्याकारी का ग्रंथ लिखा है, जो कि सांख्य दर्शन पर आधारित एक पुस्तक है। आचार्य प्रशस्ति प्रद एक लेखक हैं जिन्होंने पदार्थ धर्म संग्रह जो कि वैशेषिक दर्शन पर आधारित एक ग्रंथ है उनको लिखा है। जो आचार्य व्यास थे, आचार्य व्यास द्वारा व्यास भाष्य लिखा गया है जो कि योग दर्शन पर आधारित एक पुस्तक है। आर्यभट्ट साहब थे, तो आर्यभट्ट द्वारा लिखित जो ग्रंथ है वो क्या है? आर्यभट्टीय है। और इसके साथ 2 पुस्तक और इन्होंने लिखी है, 10 गीतिका सूत्र तथा आर्याष्ट सत जो पुस्तक है इन्होंने आर्यभट्ट ने लिखा हुआ है। वराह मिहिर की पुस्तक का क्या नाम है? वराह मिहिर की पुस्तक का नाम बृहत संहिता एवं पंच सिद्धांतिका है। तो ये पुस्तक आप लोग याद करते रहिएगा, क्योंकि बार बार रिवीजन से ही ये पुस्तक याद होंगी, क्योंकि आप या तो फिर आप भूल जाएंगे कुछ दिन बाद। आज पढ़ेंगे, आज आपको लगेगा कि हाँ ये याद हो गया, अभी जस्ट याद हो गया, लेकिन जब ये कुछ दिन बाद सामने आता है तो लगता है कि फिर भूल गए हैं। तो इसको 3-4 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अगला जो लेखक हैं वो है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त का की जो पुस्तक है वो ब्रह्म सिद्धांत है। कौटिल्य की पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। पतंजलि की जो पुस्तक है वो महाभाष्य है। बाणभट्ट की जो पुस्तक है वो हर्षचरित है। सोमदेव की जो पुस्तक है वो कथासरित सागर है। कलहड़ की जो पुस्तक है वो राजतरंगणी है। और जो हाल की पुस्तक है वो हाल की पुस्तक गाथा सप्तशती है। गाथा सप्तशती है। कुछ अभी देख लेते हैं कि फैक्ट कि
उन स्रोतों का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के लिए व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद पन्हो है। तो मिलिंद पन्हो जो ग्रंथ है, इस किताब में कोई भी व्यापारिक मार्गों की चर्चा नहीं की गई है, जो कि प्राचीन भारत में देखने को मिलते हैं। आधुनिक जो मानव के जो हाल का जो पूर्वज हैं वो कौन है? क्रो मैग्नन जो मनुष्य है वो आधुनिक मानव के पूर्वज हैं। ईसा की जो प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच जो घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है, उसकी जो सूचना है किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त हुआ है? तो वो है अरिकमेड़ु। अरिकमेड़ु की जब खुदाई हुई तो फिर वहाँ से कुछ साक्ष्य मिले जो कि भारत और रोम के बीच जो घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे उनके बारे में हमें ज्ञात होता है। आधुनिक जो देवनागरी जो लिपि है उसकी जो प्राचीनतम रूप है वो कौन है? तो वो ब्राह्मी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो सर्वप्रथम प्रयुक्त जो अनाज था वो था चावल। ठीक है। कुछ एक दो पुस्तक रह गई थी कि कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी थी, हाल की पुस्तक गाथा सप्तशती थी, पाणिनि की जो पुस्तक है वो अष्टाध्यायी थी, और भरत की जो पुस्तक थी वो नाट्यशास्त्र थी, और राजशेखर की जो पुस्तक थी वो भुवन कोश, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विदुषाल भंजिका और बाल रामायण। तो ये जो पुस्तक थी वो राजशेखर द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो पुस्तकें हैं उनके जो राइटर हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो आप लोग इनको बार बार रिवाइज करते हुए चलिएगा। प्राचीन भारत के जो प्रमुख राजवंश हैं उनकी राजधानी एवं उनके संस्थापक, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं। आइए कि जो हरेक वंश था, हरेक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी राजगृह पाटलिपुत्र थी, और उनके जो संस्थापक थे वो कौन से थे? उनके संस्थापक बिंबिसार हुआ करते थे। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग था, और उनकी जो राजधानी थी कहाँ थी? वो पाटलिपुत्र वैशाली में हुआ करती थी। अगले जो वंश है उनका नाम नंद वंश है। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, जिसे उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी पाटलिपुत्र पटना हुआ करती थी। अगला जो राजवंश है वो मौर्य राजवंश है, जो कि इन्होंने बहुत अधिक समय तक शासन किया। तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इनकी जो राजधानी थी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। उसके बाद शुंग वंश आता है। शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त के अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी, और इनका जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी। कण्व जो वंश है, कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे, और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ करती थी। अगला जो फेमस राजवंश है उसका नाम सातवाहन है, और सातवाहन जो राजवंश है उनके जो संस्थापक हैं वो सिमुक हैं, और सिमुक थे, और इनकी जो राजधानी थी वो पैठन प्रतिष्ठान हुआ करती थी। चेदी राजवंश की अगर बात की जाए तो चेदी राजवंश की जो स्थापना थी वो महामेघ वाहन द्वारा की गई थी, और इनका जो राजधानी हुआ करता था वो सोथवती हुआ करता था, या फिर सुक्तमाती नाम से भी इतिहास में देखने को मिलता है। तो ये कौन सा राजवंश था? ये राजवंश चेदी हुआ करता था। ये बंगाल में अपना शासन करते थे। इनका जो राज्य था वो बंगाल में हुआ करता था। हिंद यवन जो शासक थे, हिंद यवन शासक को जो थे, इनकी जो राजधानी होती थी साकल या फिर सियालकोट हुआ करती थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और इनके जो संस्थापक थे वो डेमेट्रियस हुआ करते थे। डेमेट्रियस हुआ करते थे, जो कि हिंद यवन शासकों के संस्थापक थे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कटफिसेस था, और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? पुरुषपुर पेशावर में बनाई, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। अगला जो वंश है वो कदम्ब वंश है। कदम्ब वंश की जो संस्थापक हैं वो मयूर शर्मन थे, और इन्होंने अपनी राजधानी बनवासी को बनाया। गंग वंश के संस्थापक कोंकणी वर्मा थे, और कोंकणी वर्मा ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तालकाड में बनाई। अगला वंश गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश के संस्थापक महाराज श्रीगुप्त हुआ करते थे, और इसके जो वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, और इनकी जो राजधानी थी
वो पाटलिपुत्र थी। अगला वंश आता है होड़ वंश। होड़ वंश के संस्थापक तोरमार थे, जिन्हें मिहिरकुल के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने अपनी राजधानी सियालकोट साकल में बनाई। अगले जो राजवंश है वो है मैत्रक वंश, और मैत्रक वंश ने अपनी जो राजधानी बनाई वो वल्लभी में बनाई, और इनके जो संस्थापक थे वो भट्टार्क थे। ठीक। उत्तरगुप्त जो वंश था, इनके संस्थापक कृष्णगुप्त थे, और उन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। जो गौड़ वंश था, गौड़ वंश के संस्थापक शशांक थे, और इन्होंने अपनी राजधानी कर्ण सुवर्ण में बनाई, जो कि मुर्शिदाबाद के नाम से फेमस है। पुष्यभूति जो वंश था, उसके संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे, और उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर में बनाई। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, जिन्होंने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, जिन्होंने अपनी राजधानी राढ़ को बनाया। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिवर्मन थे, जिन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, और इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई। परमार वंश के संस्थापक कृष्णराज अथवा उपेंद्र थे, और इन्होंने अपनी राजधानी धारा को बनाई। तो ये विभिन्न राजवंश थे, उनसे संबंधित उनकी राजधानियाँ थी, जिनको हम लोगों ने देखा। अभी कुछ वंश और बचे हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कि कलचुरी जो था, कलचुरी या चेदी वंश, उनके जो राजधानी थी त्रिपुरी में पड़ती थी, और इनके जो संस्थापक थे कोक्कल प्रथम थे। अगला जो वंश है वो सोलंकी वंश है, और सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम थे, और इनका जो राजधानी था वो अनहिलवाड़ था। जो अनहिलवाड़ था, उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। चंदेल वंश के शासकों की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक नन्नुक चंदेल थे, और इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाई। गहड़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, और वासुदेव ने अपनी राजधानी अजमेर को बनाई। तोमर वंश देखने को मिलता है, इसके संस्थापक ढिल्लिका थे, और इन्होंने अपनी राजधानी अनंगपाल को बनाई। चालुक्य वंश एक है जो बादामी के चालुक्य के नाम से फेमस हुए। इनके जो संस्थापक थे वो पुलकेशिन प्रथम थे, और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई बादामी या फिर वातापी को बनाई। अगला जो वंश है वो कल्याणी के चालुक्य हैं। कल्याणी के जो चालुक्य थे उनकी स्थापना तैलभ द्वितीय द्वारा की गई, और इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया। और वेंगी के जो चालुक्य थे उनकी स्थापना विष्णुवर्धन द्वारा की गई, और इन्होंने अपनी राजधानी वेंगी को बुलाई। और जो पल्लव राजवंश देखने को मिलता है, इसकी स्थापना सिंह वर्मा द्वारा किया गया था, और इन्होंने अपनी राजधानी कांची को बनाई। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, और इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाई, जिसे तंजावुर नाम से भी जाना जाता था। अगला जो क्वेश्चन है कि काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना है वो किसके अभिलेख में मिलता है, तो वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में देखने को मिलता है। अगला है कौन सा बंदरगाह जो पोडुके नाम से भी जिसे द पेरिपल्स ऑफ द एर्थियन सी, लाल सागर का भ्रमण का ज्ञात नामा लेखक को ज्ञात था, वो स्थान कौन सा है, वो अरिकमेडु। ठीक, अरिकमेडु नाम से फेमस है। ताम्रपाषाण काल जो था, चाल्कोलिथिक एज था, में महाराष्ट्र के लोग को मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे, तो उत्तर से दक्षिण की ओर वो शव को रख करके उसको दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए फेमस है, तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है, और ये आप चित्र देख सकते हैं जो भीमबेटका में पाए गए हैं। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर को लिखी जाती थी, तो वो खरोष्ठी लिपि थी, और जो कि फारसी लिपि से मैच खाती है। मालती माधव के लेखक कौन है, तो मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। इनके द्वारा जो है वो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, मालती माधव। ठीक, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे संगम काल के बारे में। और संगम काल
जो कि रह गया था, हमसे छूट गया था। तो संगम काल के जो कुछ तथ्य हैं उनको हम लोग अभी करते हैं कि संगम काल में हम लोग मेनली देखेंगे कि ये एक ऐसा काल था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था दक्षिण भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो संगम हुआ किसका हुआ, ज्ञान का संगम हुआ। जो भी दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो ज्ञानवर्धक जो विभूतियाँ थी उनको बुलाया गया, उनके लिटरेचर को रखा गया और एक साथ ही वहाँ पे चर्चा हुई धर्म विषय सारे क्षेत्रों के बारे में। और फिर इसी को जो मेनली कहा गया पूरा संगम पीरियड कहा जाता है। संगम युग से जो तात्पर्य होता है वो दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास का वह युग है जब तमिल कवियों द्वारा बड़ी संख्या में तमिल कविताओं की रचना की गई और संगम शब्द कवियों के समागम या फिर साथ आने के स्थल के रूप में प्रचलित है। संगमकालीन जो राज्यों में कौन कौन से राज्य थे, तो इनमें जो चेर राज्य सबसे प्राचीन राज्य माना जाता है, चेर, और जो कि ऐतरेय ब्राह्मण में चेरपाद शब्द से प्रयुक्त किया हुआ है। जो पांड्य राज्य था, पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा कौन सी नदी थी, तो वो नदी थी वेंगी, ठीक है। और वेंगी जो क्षेत्र था वो अपनी उर्वरता के लिए फेमस था, ठीक। तो ये जो संगम युग है, ये आप दक्षिण भारत का मैप देख सकते हैं। ये जो बाउंड्री लाइन है कृष्णा नदी का है, ठीक है। और ये पेन्नार नदी है, ये कावेरी नदी है, ठीक है। और हम लोग ये नीचे देखते हैं ये चीज़, तो यहीं पे क्या हुआ कि संगम काल में जो सभी राजवंश इसी क्षेत्र में फैले हुए थे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कांची पड़ता है, पुडुके पड़ता है, गंगई कोंडा चोलपुरम पड़ता है, चिदम्बरम श्रीरंगम पड़ता है, कावेरीपट्टनम नागपट्टनम, उरैयूर करियूर पेरियार नदी यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे चेर राज मिलता है, ताम्रपाणी नदी देखने को मिलता है। यहाँ पे पांड्य क्षेत्र था, मदुरै तंजावुर कन्याकुमारी, ये आप लोग देख सकते हैं। ताम्रपर्णी जो कि श्रीलंका के नाम से भी फेमस था। तो ये एक क्या था कि एक मैपिंग था, मैपिंग के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सा स्थान कहाँ था। उसके बाद हम लोग यहाँ चर्चा शुरू करते हैं कि जो संगम हुए, तो संगम एज जो था, संगम काल था, उनमें कितने संगम हुए, तो उनमें मेनली 3 संगम हुए, प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम, ठीक। तो प्रथम संगम जो था वो कहाँ हुआ, मदुरै में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अगत्यार ने की थी। अगत्यार किसे कहा गया, वो अगस्त्य ऋषि थे जिनको साउथ में तमिल में अगत्यार कहा गया। तो इन्होंने प्रथम जो संगम था उसकी अध्यक्षता की थी, जो कि कहाँ हुआ था, मदुरै में हुआ था। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था, तो वो कपाटपुरम में हुआ था, जिसे अलैवे के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी अगत्यार और अगस्त ऋषि द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो प्रथम और द्वितीय जो संगम है उसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि द्वारा की गई थी। और पहला जो हुआ था वो मदुरै में हुआ था और दूसरा कपाटपुरम में हुआ था। तृतीय जो संगम था वो मदुरै में हुआ था और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर द्वारा की गया था। तो नक्कीरर इनकी अध्यक्षता करते हैं तृतीय संगम की, ठीक। तो ये आप लोग जान गए। अगला क्वेश्चन है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था, तो वो था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल द्वारा गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाया गया था। तो ये देखने को अभी मिलता है कि गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था, तो वो था राजेंद्र चोल। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईस्वी पूर्व भेजा था, 26 जो बीसी है, ठीक है। इनमें एक दूत भेजा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, रोम। तो वो थे पांड्य वंश के जो राजा थे, उन्होंने एक दूत को भेजा था। और ये जो पांड्य वंश है उनके शासकों ने भारतीय इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक दक्षिण भारत में इन्होंने शासन किया और इसकी जो राजधानी थी वह मदुरै थी, ठीक। तोल जो कप्पियम है, तोल कप्पियम जो ग्रंथ है वो किससे संबंधित है, तो व्याकरण एवं काव्य से संबंधित एक ग्रंथ है तोल कप्पियम। और तोल कप्पियम के जो लेखक है वो कौन है, वो आप लोग
बताएंगे। धार्मिक कविताओं का जो संकलन है कुरल, धार्मिक कविताओं का जो संकलन उसको कुरल कहा जाता है। ये किस भाषा में है? ये तमिल भाषा में। अगला जो क्वेश्चन देखने को मिलता है कि किस संगम जो युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया जाता है, तो वो पांड्य थे। ठीक है। तमिल काव्य का जो इलियड कहा जाता है, तमिल काव्य का जो इलियड है उसको कहा किसको, किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो शिल्पाधिकारम को क्या कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड। अगला जो क्वेश्चन है कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कंगनी या फिर पत्तनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो है सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन को लाल चेर भी कहा जाता है। तमिल भाषा के जो शिल्पाधिकारम या फिर मणि मैखले नामक जो गौरव ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? वो हिंदू धर्म से संबंधित है। और कौन सी संगम युगीन जो व्याकरण है जिसकी रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो कौन सा है? वो तोलकप्पियम है। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन भगवान जो थे वो किस वैदिक देवता के सादृश्य हैं? तो वो स्कंद एवं कार्तिकेय भगवान के सादृश्य देखने को मिलते हैं। जो मुजरिस शब्द है वो किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? जो मुजरिस है वो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। और गंगई कोंड किस चोल राजा को कहा जाता है? तो राजेंद्र को कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम को गंगई चोल कहा जाता है, गंगई कोंड। और चोल राजा जिसे गंगई कोंड कहा गया वो कौन है? तो राज राजा है, कुलोतुंग है, राजेंद्र है या फिर मनुनीमी है? तो आपका सही आंसर राजेंद्र हो जाएगा। अगला जो है कि संगम कालीन जो साहित्य है में कौन को व मन्नन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो राजा के लिए हुआ है। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र पर था? तो वो केरल पर था। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? वो सेनगुट्टवन था। अगला क्वेश्चन है कि चोल का शाब्दिक अर्थ नव प्रदेश या फिर नया देश है। इसका विस्तार पेन्नार व बेल्लार नदियों के बीच था जिसे क्या कहा गया? और चोल मंडल कहा गया। ठीक। और जो चोल प्रशासन है वो किसके लिए फेमस है ये आप लोग बताएंगे। तो वो ग्रामीण स्वशासन के लिए जो फेमस राजवंश है वो कौन है? तो वो आपको देखने को मिलता है चोल साम्राज्य। तो ये प्रमुख जो संगम ग्रंथ हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उनसे जो पहले कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद संगम ग्रंथ की चर्चा करते हैं। तो जो चोल युग प्रसिद्ध था किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए फेमस था। इस काल में जो स्वायत्त शासन पूर्णतया ग्रामों में ही क्रियान्वित किया जाता था। कहने का तात्पर्य ये था कि ये ग्रामीण स्वशासन का काल था कि यहाँ पर जो प्रशासन था वो गाँव के लेवल पर हुआ करता था। प्रत्येक गाँव का जो प्रशासन था प्रत्येक गाँव में ही हो जाया करता था। इसलिए क्या था कि जो व्यवस्था थी वो अधिक सुगम हुआ करती थी। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो वो चोल राज्य में था। चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वो कहाँ पर हैं? तो उत्तरू मेरूर में वो शिलालेख पाए जाते हैं जहाँ पर चोलों के अधीन जो ग्रामीण प्रशासन था उसके बारे में ब्यौरा देखने को मिलता है। चोल काल में जो निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा को देखा गया है वो किस प्रकार की है? तो वो चतुर्भुज में है। ठीक है, तो चतुर्भुज आकृति है। तो अभी हम लोग प्रमुख संगम ग्रंथ को देखते हैं और एक एक ग्रंथ को डिस्कस करते हैं। तो जो तोलकप्पियम था उनके जो लेखक हैं वो तोलकप्पियर हैं। ठीक, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था कि तोलकप्पियम के जो लेखक हैं वो कौन है? तोलकप्पियर हैं। और ये जो तोलकप्पियम जो ग्रंथ था उसकी विशेषता क्या है कि ये जो तमिल साहित्य के जो प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ की जो रचना है वो द्वितीय संगम के समय हुई थी। उस ग्रंथ को क्या कहा गया? तोलकप्पियम कहा गया। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है शिल्पाधिकारम और इनके लेखक है इलांगो आदिगल हैं। यह एक क्या है? महाकाव्य है। शिल्पाधिकारम क्या है? एक महाकाव्य है। इसको आप लोग याद करिएगा। तीसरा जो ग्रंथ है एहूटोगई है। एहूटोगई के लेखक के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो विशेषता है यह जो ग्रंथ है इसकी रचना तृतीय संगम काल के दौरान हुई थी। ठीक है।
अगला जो ग्रंथ है मणिमेखले है। तो मणिमेखले के जो लेखक हैं शीतलेशत नार है। ठीक है, तो मणिमेखले के जो लेखक हैं शीतलेशत नार हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें ब्राह्मण तथा अन्य संप्रदायों के सदस्यों से वाद विवाद तथा मतों का जो उल्लेख देखने को मिलता है वो मणिमेखले में देखने को मिलता है। जीवक जो चिंतामणि है, इनके लेखक क्या हैं? तिरुतक्केश्वर हैं, त्रितक्केरवर हैं, त्रितक्केरवर हैं। और इस महाकाव्य में जीवक के पराक्रमपूर्ण कार्यों के बारे में बताया गया है। और पाटुपत्तु जो था उसके लेखक के बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो विशेषता है ये इसकी रचना तृतीय संगम काल के दौरान हुई थी। अगला जो लेखक है और पदिनोकी कणिक्कु है, और पदिनेकी कणिक्कु है। और इसमें 18 लघु उपदेश गीत संकलित हैं। इसमें 18 लघु उपदेश गीत संकलित है, ये इसकी विशेषता थी। तो ये थे प्रमुख जो संगम साहित्य थे, जो कि विभिन्न जो संगम हुए, 3 संगम हुए, उनके दौरान जो भी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए उनके बारे में ये ओवरव्यू था जिसको हम लोगों ने देखा है। कि अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था? तो वो थे चोल शासक। इनकी जो नेवी हुआ करती थी वो बहुत ही स्ट्रांग हुआ करती थी, और कहा जाता है कि इनकी नेवी में 1 लाख से अधिक नौकाएं थी उस समय। ठीक, तो चोल राजाओं के पास एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना थी। इसी नौसेना की सहायता से उन्होंने क्या किया कि श्रीविजय, सिंघाल, मालदीव आदि द्वीपों को इन्होंने विजित किया। और ये जो अपना साम्राज्य थे चोल, वो कहाँ तक फैला दिए? वो आधुनिक इंडोनेशिया तक इन्होंने अपनी जो साम्राज्य था उनको इन्होंने फैलाया। किसके दम पे? अपनी नेवी के दम पर। चोल वंश का जो प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो वो करिकाल था। अगला जो क्वेश्चन है कि कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? तो वो चोल वंश था। और चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन था? तो वो उदयपुर था। ठीक, ये पूरे फैक्ट थे संगम काल का। चोल वंश पर आधारित एक अभी नई जो मूवी आई है साउथ इंडिया की, जिसको PS1 कहा गया, पोन्नियन सेल्वम कहा गया। और पोन्नियन सेल्वम जो थे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं चोल वंश के। ठीक, तो उन पर आधारित एक पिक्चर है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं अगर चोल वंश के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आज के इस डिस्कशन में बस इतना ही था, जिनमें हम लोगों ने क्या देखा कि जो पुष्यभूत जो वंश था उसके बारे में देखा, वर्धन वंश था उनके बारे में देखा, और जो कि गुप्तोत्तर काल की जो प्रमुख घटनाएं थी, प्रमुख व्यक्तित्व थे, प्रमुख जो पुस्तकें थी, प्रमुख जो लेखक थे, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और साथ ही साथ जो संगम काल हम लोग का बचा हुआ था उसको भी हम लोगों ने इसमें सम्मिलित कर लिया है। तो हम लोगों का जो ये प्राचीन भारत का जो सिलेबस था वो हम लोगों का कंप्लीट हुआ आज। तो ये अचीवमेंट थी हम लोगों के लिए और आपके लिए भी। और अगले दिन जो क्लास होगी उसमें हम लोग पूर्व मध्यकाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही था। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए। ठीक, और अधिक से अधिक लोगों को हमारे इस चैनल के बारे में बताइए और उनसे कहिए कि वो इनको सब्सक्राइब करें। ठीक, तो आप लोग बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद और नमस्कारम।